बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से हम करने वाले हैं चर्चा। संसद में सत्ता पक्ष भी विपक्ष वाले मोड में नजर आ रहा है। संसद में छात्रों पर चर्चा से कौन भाग रहा है, इसका विश्लेषण अपनी कवर स्टोरी में आज हम करने वाले हैं। आकाश आनंद के अंकल कहने पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। 2027 में जेनजी वाली अंकल पॉलिटिक्स क्या है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। जेनजी ने शिक्षा में सुधार का आंदोलन चलाया। जेन अल्फा ने सड़क की मांग को लेकर सिस्टम को चैलेंज किया है। यूपी के हमीरपुर से आई ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट अगस्त का आपातकाल। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात सावन के महीने में सियासत के शोर की करेंगे। खबर यह है कि देश की सियासत कामचोर हो गई है। वो सियासी कामकाज से जी चुरा रही है, सिर्फ विरोध प्रदर्शन में ही इंटरेस्ट दिखा रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज का पोस्टर उठाकर खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जवाब की मांग कर रहा है। राहुल गांधी पर संसद में चर्चा से भागने के आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो जंतर मंतर की बर्बरता पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की जिद पर अड़ा हुआ है। चंदा चोरी पर केंद्र सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। पीएम मोदी से माफी की भी मांग की जा रही है। वो भी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों का पोस्टर लेकर डटा हुआ है। मतलब ये कि देश की सियासत मुद्दों पर काम करने के बजाय सिर्फ शोर कर रही है। मुद्दों का समाधान खोजने के बजाय सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रही है। पोस्टर वॉर में उलझी हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सावन का महीना और सियासत करे शोर। सियासत की ऐसी तस्वीर देखने की देश को आदत सी पड़ गई है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रदर्शन का जंतर मंतर बन गई है। सदन के अंदर नारों का शोर है तो सदन के बाहर पोस्टर वॉर का जोर है। संसद की तस्वीर से राज्यों की राजनीति भी सीख ले रही है। वो भी कामकाज छोड़कर विरोध प्रदर्शन की दिशा में ही आगे बढ़ रही है। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज बंद बुलाया। बंद के दौरान सड़कों पर आगजनी हुई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। मतलब युवा, जेनजी या जनता के मुद्दों पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है। किसी भी तरफ से मुद्दों का हल निकालने की ईमानदार कोशिश नहीं हो रही। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही सियासत का मकसद है या सूरत बदलने की नीयत भी है। अगर मुद्दों की बात सिर्फ सड़क पर होगी तो फिर देश की संसद का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर दोनों पक्ष मुद्दों पर चर्चा को तैयार है तो सदन चलने से उन्हें रोक कौन रहा है। अगर विपक्ष के प्रदर्शन का जवाब सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन से देगा तो हल कैसे निकलेगा। I am asking him to control, not to you. I told you coming. I told you. हकीकत यह है कि हल निकालने की किसी को पड़ी ही नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। कोई भी संसद चलाने की नीयत नहीं दिखा रहा, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की नई नई रणनीति बनाने में ही जुटा हुआ है। अब सत्ता पक्ष को ही देख लीजिए। विपक्ष जंतर मंतर पर लाठीचार्ज, चंदा चोरी को सरकार के खिलाफ मुद्दा बना रहा था, तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज का झंडा उठा लिया। दिखा दिया कि पोस्टर वॉर में वो भी विपक्ष से कम नहीं है। एनडीए के सांसदों ने मंगलवार को पहले मंगल मिलन मीटिंग में तिरंगा हाथ में उठाया। इसके बाद हाथों में विपक्ष विरोध का पोस्टर उठा लिया। एनडीए ने मंगलवार को संसद परिसर में मार्च निकाला। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। राहुल गांधी से जवाब की मांग की। राहुल गांधी जवाब दो। इसके अलावा एनडीए सांसदों के हाथों में एक बड़ा सा बैनर था जिस पर लिखा था, गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत। दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों का बैनर था। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी बैनर थामे हुए थे। पूछ रहे थे कि चंदा लूटा किसने। कुछ विपक्षी सांसदों के हाथों में अमित शाह लापता के पोस्टर भी थे। बात सिर्फ पोस्टर वॉर तक सीमित नहीं रही, बल्कि संसद परिसर में सांसदों का आमना सामना हुआ।
संसद परिसर में मंगलवार को अपने अपने पोस्टर बैनर के साथ एनडीए और इंडिया अलायंस के सांसद आमने सामने आ गए। प्रतियोगिता शुरू हो गई कि एक दूसरे के खिलाफ कौन कितना तेज नारे लगा सकता है। कुछ देर के लिए दोनों आक्रामक मुद्रा में आ गए। हमेशा आदत है हमारी, हम अकेले काफी हैं। राहुल गांधी भाग जाते हैं। सब भागेंगे, रुको अभी आप। सब भाग जाएंगे, रुको तो सही। जैसे अमित शाह भाग गए ना, ये भी भाग जाएंगे, चिंता मत करो। राहुल गांधी भाग जाते हैं। इसी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रियंका गांधी की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। जब राहुल गांधी के खिलाफ नारा लगा रहे एक बीजेपी सांसद को प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। राहुल जी ने झारखंड संसद के बाहर पोस्टर बैनर की पॉलिटिक्स है तो सदन के अंदर सिर्फ शोर। इस शोर के बीच जनता के मुद्दों पर संसद मौन है। अब विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा, परीक्षा और चंदा चोरी पर सरकार जवाब दे, न कि विरोध प्रदर्शन करे। वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पहले गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला है, तो दोनों पे बहस करने के लिए तैयार हैं। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। हम लोग अपील कर रहे हैं और सदन नहीं चल रहा है, ये निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी कोशिश ये है कि सदन चलना चाहिए कि जब सरकार भी इस बात पर सहमत हो जाए कि जो आप मांग कर रहे हैं हम उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार आज भी नहीं आ रही है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रही है कि इतने सालों से आफ्टर ऑल दान पात्रों में चोरी, चंदा चोरी कैसे हुई, कैसे ये चंदा जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठनों के लिए उपयोग में लाया गया। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज़ के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। एक बात समझ से परे है, विपक्ष गृह मंत्री से सदन में जवाब की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि हम छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा को तैयार है। फिर सवाल ये है कि संसद चलने से रोक कौन रहा है। जवाब इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार कल छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहती है। चर्चा के बाद सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी हो सकता है। इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी और केंद्र सरकार इस लड़ाई को राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह करने की कोशिश कर रही है। इस बात के संकेत इन दो तस्वीरों से मिलते हैं। कांग्रेस सांसदों के हाथों में अमित शाह लापता हैं और गृह मंत्री जवाब दो के पोस्टर दिखे, तो एनडीए सांसदों के हाथों में राहुल गांधी जवाब दो, गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत जैसी बातें लिखे पोस्टर मिले। इस रणनीति के पीछे सरकार की खास मंशा लगती है। मंशा यह कि सरकार चंदा चोरी के मुद्दे को कमजोर करना चाहती है ताकि 2027 के रण में इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कोई माइलेज न ले पाए, जो संसद परिसर में इसको लेकर लगातार योगी और मोदी सरकार को घेर रही है। इस राजनीति के बीच देश जानना चाहता है कि संसद में चर्चा हो क्यों नहीं रही। इसकी वजह क्या है, ये हम आपको बताते हैं। विपक्ष चाहता है कि लाठीचार्ज पर गृह मंत्री सदन में आए, बयान दें। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर चर्चा करे। विपक्ष चाहता है कि लाठीचार्ज पर पीएम मोदी माफी मांगे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करना चाहता है, चर्चा नहीं। विपक्ष की मांग है कि लाठीचार्ज और चंदा चोरी दोनों मुद्दों पर सरकार जवाब दे। हालांकि सूत्रों से खबर है कि राम मंदिर पर चर्चा को लेकर सरकार के खेमे में कोई बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी तो बड़े भाई हैं, तो हिम्मत है तो फोन करें और कहें डरो मत, सीबीआई को जांच भेज दो। 3 हफ्ते हो गए, आपको अब तक सदन में आके जवाब देने की फुर्सत नहीं मिली। जब एक दिन सदन रह गया तो अब आप कह रहे हैं हम जवाब देंगे। हमारी मांग है कि झारखंड के छात्रों के साथ न्याय, उनके लिए जो कंटीली तारे लगाई गई, क्यों लगाई गई? क्या वो आतंकवादी थे? देखिए, झारखंड का जो मुद्दा है उसे एनडीए और बीजेपी के लोग ही भड़का रहे हैं। यहाँ पर भाजपा की सरकार थी झारखंड में, उनके 3 मुख्यमंत्री हुए 2000 साल से लेकर 17-18 साल तक। तो उस समय जेपीएससी में बहुत सारे घोटाले हुए। लाठी चलवा रहे हैं, अश्रु गैस छोड़वा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, दोहरा चरित्र
सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है, लेकिन क्या सरकार संसद चलाने को लेकर सीरियस है? ऐसा लगता तो नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष को भरोसे में लेने के बजाय विरोध प्रदर्शन के रास्ते पर उतर आई है। सत्ता पक्ष बिना चर्चा किए ही सदन से बिल पास कराने की परंपरा बना रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री इसलिए सदन में जवाब नहीं दे रहे ताकि छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष को माइलेज न मिल जाए। इसके अलावा सत्ता पक्ष अपनी जवाबदेही छोड़कर विपक्ष को झारखंड पर आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। झारखंड में बीजेपी के बंद के दौरान जमकर हंगामा प्रदर्शन हुआ है, उसकी हाइलाइट्स हमने आपके लिए निकाली है। आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस, वो भी अगले कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स क्या लिख रहे हैं ये भी जान लीजिए। यूजर्स लिख रहे हैं कि देश के करोड़ों रुपए फूंककर संसद को अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है। सिर्फ 2 लोगों ने अपनी जवाबदेही से बचने के लिए संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को आमने सामने कर दिया है। संसद भवन परिसर का ये नजारा केवल जिम्मेदारी से भागने का तरीका है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन है। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज अंकल शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। सियासत में इस अंकल शब्द की एंट्री करवाई है मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने। आकाश आनंद ने हाथरस में आयोजित एक चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को अंकल कहकर संबोधित किया। आकाश आनंद के अखिलेश यादव और राहुल को अंकल कहते ही 27 की लड़ाई का एक नया चैप्टर भी खुल गया। दरअसल आकाश आनंद ने यूपी के 2 लड़कों के लिए ये बात यूं ही नहीं कही है, इसके मायने भी आपको समझने चाहिए। आकाश आनंद का राहुल और अखिलेश को अंकल कहना दोनों की जेनजी पॉलिटिक्स पर अटैक है, क्योंकि दोनों दिल्ली से लेकर यूपी तक जेनजी के मुद्दों को उठा रहे हैं। राहुल और अखिलेश यादव को अंकल कहकर आकाश आनंद खुद को एक युवा चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहकर बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए युवा वोटरों को संदेश देने की कोशिश की है। इस वक्त देश में जेनजी पर सियासी पारा हाई है। इस बीच आकाश आनंद के अंकल वाले बयान ने कैसे युवा वोट को लेकर यूपी में नई बहस की शुरुआत कर दी है, ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूँगा तो फिर क्या कहूँगा। मायावती के भतीजे और बीएसपी के भविष्य की उम्मीद आकाश आनंद भी जेनजी पॉलिटिक्स की राह पर निकल पड़े हैं। टारगेट चूंकि 27 का विधानसभा चुनाव है, इसलिए उम्र गिना गिना कर अपने विरोधियों पर हमले कर रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी को अंकल कहना इसी जेनजी वाली पॉलिटिक्स का एक सिरा है। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल आदरणीय अखिलेश अंकल जी की। देश में चारों ओर जेनजी हो रहा है। संसद में जेनजी पर हंगामा है, सियासत में जेनजी की चर्चा है, सड़कों पर जेनजी है। आपके मोबाइल में भी जेनजी की रील खूब आ रही है। मायावती 27 के लिए आकाश आनंद में उम्मीद देख रही हैं और आकाश आनंद जेनजी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब आकाश आनंद ने राहुल और अखिलेश को अंकल कह ही दिया तो हमने भी गूगल किया। गूगल पर हमें आकाश आनंद की उम्र 31 साल मिली, अखिलेश यादव की उम्र 53 साल दिखी। इसी तरह राहुल गांधी 56 साल के हो चुके हैं। आकाश आनंद ने राहुल और अखिलेश को अंकल कहकर उनकी उम्र बताकर 27 को साधने की कोशिश की। आकाश आनंद मैसेज दे रहे हैं कि वो युवा हैं और एक युवा नेता ही यूपी के जेनजी का दुख दर्द महसूस कर सकता है। आकाश ही नहीं, इस जेनजी सियासत को आज मायावती ने भी एक स्टेप और आगे बढ़ाया। कहा जेनजी जाग जाए। पूरे देश के छात्रों व नौजवानों अर्थात जेनजी से यही अपील है कि वे अपनी समस्याओं को
दूर करने के लिए सत्ता व विपक्ष के इस समय चल रहे षड्यंत्र से बिल्कुल दूर रहें। आकाश आनंद ने हाथरस के सादाबाद से मिशन 2027 का आगाज तो किया, साथ ही साथ बीएसपी के एजेंडे को भी सेट किया। इसलिए आकाश ने जनसभा में पेपर लीक, जेनजी आंदोलन, आरक्षण, भ्रष्टाचार का जिक्र किया। आकाश ने उन मुद्दों को टच किया जो यूपी के जेनजी से जुड़े हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अखिलेश और राहुल को उम्रदराज बताने की कोशिश की, अखिलेश ने भी तुरंत समझा दिया, मुद्दा अंकल नहीं, असली मुद्दे कुछ और है। उस बहस में हम और आप न उलझे। देश को लड़ाई किससे है? जिसकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार यूपी में है। संघर्ष लड़ाई तो उससे है ना। आरक्षण की कितनी लूट हो रही, परीक्षाएं कितनी नहीं हो पा रही हैं, तो मुद्दे तो वो हैं आज, मुद्दा अंकल नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जेनजी इस बार बहुत कुछ तय करेगा, इसीलिए अखिलेश और राहुल के फोकस में प्रदेश का जेनजी है। हाल ही में राहुल गांधी ने प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में संवाद किया था, जहां उन्होंने शिक्षा, रोजगार और भर्ती परीक्षाओं में अनिश्चितता का मुद्दा उठाकर 27 पर निशाना साधा था। एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। सिस्टम बदलना है, प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। विपक्ष ही नहीं, योगी आदित्यनाथ भी युवाओं को केंद्र में रखकर सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। तभी तो योगी आदित्यनाथ नई युवा नीति ला रहे हैं। शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए कोचिंग की व्यवस्था। आपके महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 99 सीटों पर जीत और हार का अंतर 10,000 से कम रहा था। ऐसे में युवाओं के एक छोटे हिस्से का रुख भी कई सीटों के नतीजों पर असर डाल सकता है। उत्तर प्रदेश में युवा आबादी करीब 3 करोड़ 23 लाख है। इनमें 21.19% 18 से 29 साल का युवा है। एसआईआर के बाद 2026 में 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या करीब 18 लाख है। उत्तर प्रदेश का हर 5वां वोटर जेनजी है। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश का युवा वोटर करीब 100 सीटों पर सीधे तौर पर असर डाल सकता है। युवाओं की इसी ताकत का अंदाजा अब राजनीतिक दलों को भी हो रहा है। संभावना है कि इस बार जब 27 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करें तो उसमें युवाओं के लिए सबसे ज्यादा ऐलान हो। तो रिश्ते नाते ही इसमें कोई बुराई, आपको भी तो उम्र बढ़ेगी तो बच्चे अंकल बोलेंगे। 15-16 दिन का सदन बेकार चला गया। सरकार चाहती तो पहले दिन से ही इन मुद्दों पर चर्चा करा के सदन को व्यवस्थित कर सकती थी। अभी नया बच्चा है, थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, थोड़ा जमीन की सच्चाई पता लगा है। ये आकाश आनंद जी के अंकल लोगों को परेशानी हो सकती है, जो रोज पीडीए की परिभाषा बता, और ये नारा देने वाले लोग आप देखिएगा कहीं टिकेंगे। उम्र कम होने से आप जेनजी के नेता नहीं बन सकते, क्योंकि उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे और देश के भविष्य युवा और छात्र हैं। तो कम से कम आप भारत के संविधान का अपमान मत करिए। जेनजी पर सियासी तकरार के बाद बात जेन अल्फा की करते हैं, जो जेनजी से भी एक कदम आगे जाकर सिस्टम को चुनौती दे रहा है। यूपी के हमीरपुर में जेन अल्फा ने सड़क की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सैकड़ों स्कूली छात्र बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए। जेन अल्फा के प्रदर्शन के सामने पुलिस के पसीने छूट गए। प्रशासन ने छोटे छोटे बच्चों के सामने पुलिस की दीवार खड़ी कर दी। पुलिसकर्मी जेन अल्फा के सामने लाठी लेकर खड़ी हो गए। शायद पुलिस वाले ये भूल गए कि चाहे जेनजी हो या जेन अल्फा, अब लाठी के जोर से उन्हें दबाया नहीं जा सकता। हाथों में तिरंगा लेकर जेन अल्फा अपनी मांगे मनवाने के लिए हमीरपुर में सदर जिला कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गया है। कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का, कोई स्कूल की वर्दी में है और कोई घर के कपड़ों में। एक ही मांग है, स्कूल तक सड़क बनवाओ। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक डटे रहेंगे, जिला कलेक्ट्रेट के सामने बैठे रहेंगे। जेनजी की ताकत देखकर यूपी के हमीरपुर में जेन अल्फा एक्शन में है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों से पुलिस क्या सलूक कर रही है देखिए। चलिए, बहुत काफी हो गया।
चलिए आप लोग एकदम हद हो गया आप हैं? हम लोग घर बच्चे भी हैं बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, आपको किसी तरह नहीं ध्यान दे रहे। चलिए घर आप मांगे तो पूरी हो रही है, इससे बात नहीं होती। हमारी मांगे पूरी कर दो, नहीं हमीरपुर का जन अल्फा सिर्फ सड़क बनवाना चाहता है। अपने हक को उठाते हुए बैनर पर लिखा है, ग्राम पंचायत चंदूपुर की बच्ची का डेरा से हमीरपुर तक पड़ी कच्चे रास्ते को पक्की सड़क बनाने की मांग। आगे लिखा है, रोड नहीं है तो नहीं है रोजगार, रोड नहीं है तो छात्र जीवन बेकार। उम्र कम है लेकिन हौसला बड़ा है। नारेबाजी इसलिए ताकि जिला कलेक्ट्रेट में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों की आंखों पर पड़ा पर्दा हट जाए। बैनर पर जन अल्फा ने एक चेतावनी भी लिखी है और ये चेतावनी यूपी सरकार के लिए है। लिखा है, योगी जी रोड नहीं तो वोट नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारे यहाँ गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। चंदूपुर से लगा के हमीरपुर तक की सड़क बीच में कच्ची रास्ता है। 1 महीने से मिट्टी डलवा दी कि मिट्टी के कारण हमारे पैर गप जाते हैं सर, गपने के कारण हम गिर भी जाते हैं, दलदल हो जाता है सर। इसकी वजह से हम विद्यालय नहीं आ पाते हैं सर। इन छोटे छोटे बच्चों पर खाकी अपना रौब दिखा रही है। कभी जिला कलेक्ट्रेट का दरवाजा बंद कर रही है, कभी बच्चों को डांट डपट कर भगाने की कोशिश हो रही है। इससे भी मन नहीं भरा तो महिला पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई। महिला पुलिस के बाद इन वर्दीधारियों को भी देख लीजिए, लाठी से लैस बुलेट प्रूफ जैकेट लिए ऐसे खड़े हैं जैसे कोई बड़ी विपत्ति आ गई। मानो जन अल्फा ना हो, यहाँ कोई बड़ा हमला हो गया। जन अल्फा की समस्या यह है कि बारिश होने के बाद वो स्कूल नहीं जा पाए। स्कूल जाने के लिए कच्चा रास्ता है जिस पर बारिश के समय चलना मुश्किल हो जाता है। स्कूल के अलावा बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो रहा है। इससे पहले भी हमीरपुर में जन अल्फा ने 3 जुलाई को प्रदर्शन किया था। उस वक्त प्रशासन ने कच्चे रास्ते पर मिट्टी डालकर खाना पूर्ति कर दी थी। इसके बाद ही जन अल्फा ने डीएम का घेराव करने का फैसला लिया। ये ब्रिज आएगा, ब्रिज आएगा। गाड़ी गाड़ी गई, गाड़ी ओ गाड़ी गाड़ी। अभी अभी आपने चमोली की जो तस्वीर देखी, उसे देखकर आप सकते में जरूर आ गए होंगे। एक तस्वीर जो इस बात की गवाही दे रही है कि बादल फटता है तो कैसी तबाही दस्तक देती है। उत्तराखंड के चमोली में कुछ घंटों के भीतर इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि नाले में सैलाब आ गया और स्क्रीन पर मौजूद 17 टन वजन वाले लोहे के पुल को तिनके की तरह बहा ले गया। चंद सेकंड के भीतर पूरे इलाके का मंजर बदल गया। आपको शायद सुनकर यकीन ना हो, लेकिन सैलाब जब पुल से टकराया उसके महज 10 सेकंड पहले तक पुल के ऊपर से गाड़ियां गुजर रही थी। पुल के बहने से मुख्य शहर से करीब 17 गांव का संपर्क टूट चुका है और मुश्किल यह है कि उत्तराखंड में आसमान से बरसती मूसलाधार आफत अभी रुकी नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ यानी चमोली जैसे फ्लैश फ्लड की आशंका व्यक्त की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ और हरिद्वार समेत 12 जिले ऐसे हैं जहां आज रात को भी फ्लैश फ्लड आ सकता है। हालात सिर्फ पहाड़ पर ही नहीं बिगड़े हुए, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और आज भारत की बात पे हम आपको अगस्त में आसमान से बरसती इस आफत की वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसके तार बाढ़ से लेकर सूखे तक और बारिश के ठीक बाद होने वाली चिलचिलाती गर्मी तक से जुड़े हुए हैं। शुरुआत चमोली से आई सबसे खतरनाक तस्वीर से। ये ब्रिज आएगा, ब्रिज आएगा, ब्रिज का साइड हो, साइड हो।
चमोली से आई ये वो तस्वीर है जिसकी भयावहता को बताने और समझाने के लिए शब्द बौने साबित हो रहे हैं। तबाही के तांडव की ये तस्वीर जिसने जब जब देखी वो सहम उठा। गाड़ी गाड़ी गई गाड़ी, ओ गाड़ी गाड़ी। बादल फटने के बाद मची तबाही की ये तस्वीर सबसे पहले जब सोशल मीडिया पर पहुंची तो लोगों ने पहले सावधान किया और कहा कि मजबूत कलेजे वाले ही इस तस्वीर को देखें। सबसे पहले तस्वीर का यह हिस्सा देखिए जब मलबे के साथ बारिश का पानी सैलाब की शक्ल लेकर तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा था। ठीक उसी वक्त एक गाड़ी पुल से गुजरी थी। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बस। गाड़ी गुजरने के ठीक 10 सेकंड बाद ये सैलाब पुल से टकराता है और 17 टन वजन वाला लोहे का पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा, ब्रिज अपने साइड हो। वो गाड़ी गाड़ी गई गाड़ी, ओ गाड़ी गाड़ी। अब इसी तबाही को दूसरे एंगल से देखिए जब दाईं तरफ मौजूद शख्स ने इस खतरनाक मंजर का वीडियो बनाया। सैलाब को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर एक जेसीबी मशीन और जिप्सी पीछे की तरफ हटने लगते हैं। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। लेकिन सैलाब की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और पीछे कदम खींचने वालों की बहुत धीमी। नतीजा जिसका डर था वही हुआ। सैलाब पुल के साथ किनारे खड़ी पिकअप वैन को भी बहा ले गया। जो लोग वीडियो बना रहे थे वो इस मंजर को देखकर कांप उठे और उनकी चीखें दहशत की गवाही बनकर गूंज रही थी। गाड़ी भी हो रही, गाड़ी क्या करोगे? वो कहाँ गया दूसरा? तुम ही थे। जेसीबी मशीन अभी भी सरकती जा रही थी। तस्वीरें खौफ पैदा कर रही थी कि अगले पल क्या होने वाला है। एक बार फिर से आप पूरा वीडियो देखिए। ये गाड़ी भी इसी पुल से गुजरने वाली थी। सोचिए अगर चंद सेकंड की देर होती तो क्या हो सकता था। गाड़ी गाड़ी गई गाड़ी, ओ गाड़ी गाड़ी। क्या पुल गया, पुल गया। पापा कितना खतरनाक आ रहा है यार ये। वो पुल भी गया। ओए अरे इसको बोला इधर आ जा। वो दराली जैसे हो गया ये तो सेम। जिन लोगों ने इन तस्वीरों को अपनी आंखों से देखा उन्हें पिछले साल धराली में हुई तबाही याद आ गई। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में फ्लैश फ्लड आया था और मुख्य बाजार से लेकर होटल तक मलबे में बदल गए। चमोली में भी ठीक वैसी ही बाढ़ आई। बस गनीमत ये रही कि चमोली में धराली जैसा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
विगत वर्ष जब धराली की आपदा आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि ऐसे जो स्थान हैं जहाँ पे धराली जैसी आपदा की संभावना है, ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण किया जाए। इसके क्रम में हम लोगों ने जनपद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में 45 से अधिक स्थानों को चिन्हित किया है। सोचिए, उत्तराखंड में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 45 स्थान है जहां धराली जैसी आपदा दस्तक दे सकती है। चमोली में आई ये तबाही सिर्फ 1 मिनट के भीतर गुजर गई। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पुल को बहा ले जाने के ठीक 1 मिनट बाद की हैं। देखिए सैलाब अपने साथ कितने बड़े बड़े बोल्डर बहा कर लाया था। नदी के आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कृपया करके नदी के आसपास ना जाएं। जोशीमठ मलारी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी का बहाव तेज हो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि नदी के आसपास कोई भी ना जाए और ना अपने बच्चों को जाने दें। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक हालात बिगड़े हुए हैं। मंडी से आई तस्वीरें देखिए जहां बार बार पहाड़ दरक रहे हैं। बेटा अच्छा वो नहीं गए, भगवान की दया से आज बच गए। चंडीगढ़ से मंडी पहुंचने वाला और मंडी से कुल्लू पहुंचने वाले रास्ते पर मलबे ने कर्फ्यू लगा रखा है। अभी जलोगी के पास जो है रोड बंद कर दिया गया है। सभी से अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन करें और अपनी गाड़ी को सेफ जगह लगाएं। पहाड़ से नीचे मैदान की तरफ चले तो वहां भी स्थितियां खराब ही नजर आ रही थी। राजस्थान के बूंदी में कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़क पर दरिया बह निकला था और वाहन खिलौने की तरह बहते हुए दिखाई दे रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।